गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। बच्चों, मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगा आपको और मैं पिछले 8 साल से जूलॉजी पढ़ाता आ रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जूलॉजी का, उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो बच्चों, इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके आज हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका उत्सर्जन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जरूर आना चाहिए कि भाई इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या है, इसकी नीड क्या है। तो देखो बच्चों, जितने भी जीव हैं वो अपनी बॉडी में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा या अत्यधिक अंतःग्रहण के दौरान शरीर में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर लेते हैं। जब ये अवशिष्ट पदार्थ बॉडी में एकत्रित हो जाते हैं तो ये बॉडी के लिए क्या होते हैं, हानिकारक। क्या होते हैं, हानिकारक। और हानिकारक क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के आंतरिक वातावरण को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इन्हें बाहर निकालना जरूरी होता है। तो देखें, हम जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो अपने शरीर में क्या बच्चों, उपापचयी क्रिया के दौरान या अत्यधिक अंतःग्रहण के दौरान अत्यधिक अंतःग्रहण से क्या होते हैं, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर लेते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थों को बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं बच्चों। और ये पदार्थ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब ये पदार्थ हानिकारक क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर के समस्थापन को, होमियोस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देते हैं, आंतरिक वातावरण को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये हानिकारक क्यों है? क्योंकि ये शरीर के आंतरिक वातावरण जिसे हम टर्मोलॉजी में, बायोलॉजी की टर्मोलॉजी में क्या बोलते हैं, समस्थापन या होमियोस्टेसिस, इसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए इन पदार्थों को या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। और इन्हें बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो इन्हें क्या बच्चों, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ठीक है बच्चों, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो देखो, हम ये अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ये अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अमोनिया होता है, ये यूरिया हो सकता है, ये यूरिक अम्ल हो सकता है, CO2 हो सकती है, जल हो सकता है बच्चों, आयंस हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर जल और आयंस कैसे हो सकते हैं? मान लो हमने अत्यधिक जल अंतःग्रहण कर लिया है, तो जितना बॉडी को यूज करना था वो कर लिया, आयंस जितना बॉडी को यूज कर लिया वो कर लिया, और जो एक्स्ट्रा में बच गया वो क्या करेंगे, अवशिष्ट पदार्थ में ही आएंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, इनमें जो मुख्य अवशिष्ट पदार्थ हैं वो ये हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इस उत्सर्जन हेतु अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंग होते होंगे। उत्सर्जन हेतु अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंग होते होंगे। तो देखते हैं वो उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं।
उत्सर्जी अंग। मैंने आपको बताया था कि मेन उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब देखते हैं उत्सर्जी अंग। देखो बच्चों, एक उत्सर्जी अंग आता है पहला, ज्वाला कोशिका, या इन्हें बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। अब ये प्रोटोनेफ्रिडिया किस किस में उत्सर्जी अंग का काम करते हैं? देखो बच्चों, ये किस किस में उत्सर्जी अंग का काम करते हैं? एक तो करते हैं ये चपटे क्रमी में, चपटे क्रमी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेटिहेल्मिन्थीज। जैसे एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया। दूसरा क्या है? रोटिफर। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या है? रोटिफर। तीसरा क्या है? कुछ एनिलेट्स भी हैं जो कैसे ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा क्या करते हैं? उत्सर्जन। कुछ एनिलिडा हैं, कुछ एनिलेट्स हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, ये इन सब में जो उत्सर्जन अंग होता है या उत्सर्जन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन सी होती है? ज्वाला कोशिका। क्या होती है बच्चों? ज्वाला कोशिका। एक बात और सुने बच्चों, ये जो ज्वाला कोशिका होती है ना, ये ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन के लिए जिम्मेदार होती हैं। किसके लिए? परासरण नियमन के लिए। अब परासरण नियमन क्या होता है बच्चों? देखो, परासरण नियमन होता है द्रव और आयंस का नियमन। बॉडी के अंदर क्या आता है? द्रव या तरल एवं आयंस का नियमन। इसको क्या बोलते हैं? परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है बच्चों एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होता है बच्चों? नेफ्रिडिया। क्या होते हैं? नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया में जो उत्सर्जी अंग होता है, या नेफ्रिडिया किन में उत्सर्जी अंग होता है? नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग होता है एनिलिडा में। किसमें बच्चों? एनिलिडा में। एनिलिडा मीन्स अर्थवॉर्म, ठीक है। रक्त चूसक जॉक, नेरिस, इनमें होता है। नेक्स्ट आता है मेलपीजियन या मेलपिगी नलिका। मेलपिगी नलिका ये किस में होती है? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में मेलपिगी नलिकाएं होती हैं जो किसका काम करती हैं? उत्सर्जन का। आर्थ्रोपोडा मीन्स जैसे आपने क्या ले लिया? कॉकरोच ले लिया, ठीक है। चौथा आता है बच्चों हरित ग्रंथियां। ये किस में होती हैं बच्चों? ये होती हैं झींगा में, झींगा में। और फिर ब्रक, किडनी, ये किस में होती हैं? सभी कॉर्डेटा में, सभी कॉर्डेटा में होती हैं। तो ये हो गए हमारे उत्सर्जी अंग। इनके बारे में क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है। जैसे उसने कोई भी क्वेश्चन दे दिया, हमें बोल दिया कि ज्वाला कोशिका किसमें उत्सर्जी अंग का काम करते हैं, और हमें 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से एक ऑप्शन हटा दिया, या फिर इनमें से एक ऑप्शन दे दिया, 3 ऑप्शन गलत दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन उत्सर्जी पदार्थों के बारे में, कि भाई मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं, और इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, या कौन कौन से जीव में कौन कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के प्रकार।
देखो जी, हमने बताया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। एक हो गया अमोनिया, एक हो गया यूरिया, एक क्या हो गया? यूरिक अम्ल। ठीक है, इनको मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको सम्मिलित रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ ही बोलते हैं। देखो बच्चों, अमोनिया, ये अमोनिया जिन जीवों में उत्सर्जी पदार्थ होता है उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक जीव। जिनमें यूरिया होता है उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक। और जिनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यहां से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक सेम सा वर्ड है, सेम सा शब्द है, इसलिए वो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट देखो, इनमें सबसे विषैला जो होता है, ये अत्यधिक विषैला होता है। सबसे अधिक विषैला कौन सा होता है? अमोनिया। ठीक है, ये मध्यम विषैला होता है। अमोनिया की तुलना में बहुत कम विषैला होता है, मध्यम विषैला होता है, और यह सबसे कम विषैला होता है। ये सबसे कम विषैला होता है। नेक्स्ट फीचर देखें इनका बच्चों, जल में घुलनशीलता। ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। जल में, या डायरेक्ट लिख देते हैं, अत्यधिक घुलनशील। ये मध्यम घुलनशील। और ये जो होता है यूरिक एसिड, वो सबसे कम घुलनशील होता है। सबसे कम घुलनशील होता है। नेक्स्ट फीचर आता है इसका कि भाई इनको उत्सर्जन के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है। तो अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो यहां लिखते हैं उत्सर्जन हेतु सर्वाधिक जल की आवश्यकता। भाई सर्वाधिक जल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये क्या है बच्चों, सबसे अधिक घुलनशील है, सबसे अधिक घुलनशील है, और इन्हें उत्सर्जन हेतु मध्यम, बेटा मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। और लास्ट बच्चों, यूरिक एसिड बहुत कम घुलनशील होता है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो उत्सर्जन हेतु सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछता है वो इनका एग्जाम्पल पूछता है, और पूछता है ये किस रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। तो देखो बच्चों, मैं यही स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा। यहां हो गया अमोनिया,
यहां यूरिया और यूरिक अम्ल, यहां से क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो उत्सर्जित किया जाता है ये अमोनियम आयन की फॉर्म में, अमोनियम आयन के रूप में या तो बच्चों किससे, सामान्य शरीर सतह से, जनरल बॉडी सरफेस से, और या फिर मछलियों में गिल से, या तो सामान्य शरीर सतह से, जनरल बॉडी सरफेस से, और या फिर मछलियों में गिल्स से, गिल्स से। नेक्स्ट देखो बच्चों, यूरिया। बच्चों ये अमोनिया जो होता है, सुनना मेरी बात, ये अमोनिया कहां जाता है बच्चों, यकृत में जाता है। कहां जाता है, यकृत में। और यकृत में जाकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, यूरिया में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। किसका उपयोग करके भाई, CO2 और ATP का उपयोग करके। क्या बेटा, CO2 और ATP का उपयोग करके ये यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। और ये यूरिया कहां जाता है फिर, रक्त में। कहां जाता है, रक्त में। और रक्त के द्वारा, रक्त में उपस्थित यूरिया को वृक्क के द्वारा छान लिया जाता है, या वृक्क के द्वारा छानकर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बात समझ में आई। ठीक है, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन होता है वो गोलिकाओं के रूप में, मल गोलिकाओं के रूप में या पेस्ट के रूप में होता है। गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है, अर्ध ठोस। एक तो क्वेश्चन यहां से आता है, एक आते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखना आप। मैंने आपको बोला था कि अमोनिया जल में सबसे अधिक घुलनशील है, सबसे अधिक टॉक्सिक है, विषैला है, और सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये कौन से एनिमल में पाया जाएगा, कौन से जीवों में पाया जाएगा, उन जीवों में पाया जाएगा जो जलीय जीव हैं। कौन है बेटा, जलीय जीव। तो ये किस में पाया जाता है, उत्सर्जी पदार्थ जलीय जीवों में। जैसे देखो, अस्तिल मछलियां, जलीय उभयचर, एक्वाटिक एम्फीबियन, जलीय उभयचर, इनमें पाया जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहां पे सभी जलीय जीवों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया नहीं होता बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूरिया। यूरिया किस में पाया जाएगा, मैमल्स में, मतलब स्तनधारियों में। जैसे मानव में, पशुओं में, स्तनधारियों में पाया जाएगा। और किस में पाया जाएगा, स्तनधारियों के अलावा ये उपास्तिल मछलियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, उपास्तिल मछलियों में। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रत्येक जलीय जीव में अमोनिया नहीं होता, उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया नहीं होता, यूरिया भी होता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है, स्थलीय उभयचरों में।
स्थलीय उभयचर। उभयचर जो जल में रहते हैं वो किसका स्राव करते हैं? अमोनिया का। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है उनमें? अमोनिया। और जो स्थल पर रहते हैं उनमें क्या होता है? यूरिया। नेक्स्ट आता है यूरिक अम्ल। किस में पाया जाएगा? यूरिक अम्ल उनमें पाया जाएगा जहां जल की बहुत कमी है, जैसे रेगिस्तान में, मरुस्थलीय जीवों में। ये लिख सकते हैं हम, मरुस्थलीय जीवों में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे और किसमें? रेप्टाइल्स में, सरीसृप में, पक्षियों में, ठीक है, स्थलीय कीटों में। स्थलीय कीटों में क्या पाया जाता है? जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? यूरिया। एक बात और सुनिए, एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें याद होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए बच्चों, ये अमोनिया और यूरिया, ये अमोनिया और यूरिया दोनों, ये किससे बनते हैं? प्रोटीन के पाचन से बनते हैं या प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, प्रोटीन के उपापचय से बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। किससे बनते हैं? प्रोटीन के उपापचय से। जबकि ये यूरिक अम्ल जो बनता है ये एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय से बनता है। एडेनिन और ग्वानिन किसमें पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और डीएनए में। तो ये किसके उपापचय से बनता है? एडेनिन एवं ग्वानिन, ग्वानिन के उपापचय से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना है अपन को। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो ये उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को हमने क्लासीफाई किया है कि जिन जीवों में अमोनिया पाया जाता है अमीनोटेलिक, जिनमें यूरिया पाया जाता है यूरियोटेलिक, और जिनमें यूरिक एसिड पाया जाता है यूरिकोटेलिक। बच्चों इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार वो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम पढ़ते हैं अब मानव का उत्सर्जी अंग। मुख्य रूप से मानव का उत्सर्जी अंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम मानव का उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Excretory system in human। देखो, आपके माइंड में, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर मानव का एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता होगा, क्या नहीं आता होगा, वो अपन आगे डिस्कस करते चलेंगे तो आपको क्लियर होता होगा। चलो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, एक मिनट। देखो, मानव का उत्सर्जी तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है? एक तो होता है एक जोड़ी ब्रक होते हैं बच्चों। ब्रक मीन्स किडनी। एक जोड़ी ब्रक होते हैं। दूसरा, एक जोड़ी क्या होती है? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जिसे क्या बोलते हैं? यूरेटर। तीसरा, संख्या में एक होता है मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर। और संख्या में एक होता है मूत्र मार्ग। यूरिथ्रा। हाँ, अब देखो, अब सुने, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मानव में उत्सर्जी अंग का काम केवल ब्रक ही करते हैं क्या? मानव में उत्सर्जी अंग का काम और भी बहुत सारे अंग हैं, जैसे लीवर है, यकृत है, फुफ्फुस है, हमारी त्वचा है,
हमारी बड़ी आंत है, ये भी करते हैं, पर मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो क्या होता है? किडनी होता है। क्या होता है? किडनी। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई हमारी किडनी, ब्रक। ठीक है, ये हो गई हमारी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। ठीक है, अब आप ये डायग्राम देख के आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर ये राइट किडनी है और लेफ्ट किडनी है, इन दोनों का जो स्तर है वो अलग अलग है। हाँ बच्चों, ये स्तर अलग अलग है। राइट किडनी, ये वाली राइट, दाईं किडनी, दाईं वृक्क, ये बाएं वृक्क। बेटा ये दाईं किडनी बाईं किडनी से 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है? यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। तो वो यकृत क्या होता है? उस स्थान को घेर लेता है ज्यादा, इसलिए क्या होती है? ये राइट किडनी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी क्या होती है? ऊपर होती है। ठीक है, अब हम एक एक मेनली पढ़ेंगे, हम किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं किडनी के बारे में, ब्रक के बारे में। ब्रक, देखिए हमने बोला था, हमने बताया था संख्या में कितने होते हैं? ये एक जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं? एक जोड़ी। कहाँ उपस्थित होते हैं? सबसे बड़ी बात है, देखो बच्चों, ये मेरी बॉडी कैविटी है, देह गुहा है। इस देह गुहा को दो भागों में बांटा गया है, ये बक्ष गुहा है और ये उदर गुहा है। ये ऊपर वाली तो क्या है? बक्ष गुहा, और ये क्या है? उदर गुहा। और इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो कौन कर रहा है? डायफ्राम। कौन कर रहा है? डायफ्राम। तो ये कहां पाई जाती है? उदर गुहा में। किसमें पाई जाती है? उदर गुहा में। और कशेरुक दंड के दोनों ओर, कशेरुक दंड के दोनों ओर। तो कहां स्थित होती है? उदर गुहा में। कशेरुक दंड के इर्द गिर्द बोल सकते हैं हम, इर्द गिर्द। ठीक है, देखने में कैसी लगती है? सेम के आकार की होती है। कैसी होती है बच्चों? सेम के आकार की, सेम के आकार की होती है। रंग कैसा होता है इसका? गहरा भूरा लाल होता है, डार्क ब्राउन रेड, गहरा भूरा लाल। इसको सेम को बोलते हैं बीन की, बीन शेप्ड। ठीक है बच्चों, वजन कितना होता है इसका? 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम होता है। अच्छा, अब इसकी कुछ लंबाई भी होती होगी, चौड़ाई भी होती होगी और मोटाई भी होती होगी। तो देखो बच्चों, इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर तो क्या होती है? लंबाई। क्या होती है? लंबाई। इसकी 6 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ाई। और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी मोटाई। क्या होती है बच्चों? मोटाई। हमने तो सीधा सीधा इस प्रकार याद कर रखा है, 12, 6 और 3, 12, 6 और 3, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये कशेरुक दंड के इर्द गिर्द पाई जाती है, तो हमारे कशेरुक दंड में 26 अस्थियां हैं या कशेरुकाएं हैं।
तो कौन कौन सी कशेरुकाओं के मध्य, मतलब इसका स्तर कौन सी कशेरुकाओं के मध्य होता होगा? तो बच्चों ये T12 से L3 के मध्य पाई जाती है। ठीक है, आपको पता होगा हमारे कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां हैं या कितनी ये वर्टिकल कॉलम में कशेरुकाएं 26 कशेरुकाएं। ठीक है, तो ये T12 और L3 के मध्य पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये किडनी है ना, किडनी ब्रक, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटोनियल अंग है। इस रेट्रोपेरिटोनियल अंग का मतलब क्या है? देखो बच्चों, ये रेट्रोपेरिटोनियल अंग का मतलब क्या है? देखिएगा, ये किडनी है, ये टर्म दे रखा है बुक्स में और ये हमें पता होना चाहिए। ये किडनी है, ब्रक है, इसकी दो सतहें, एक तो ये बाहर वाली सतह और ये अंदर वाली सतह है। इसे बोलते हैं पृष्ठ सतह, डोर्सल सरफेस, और इसे बोलते हैं अधर सतह, वेंट्रल सरफेस। तो बेचो ये जो डोर्सल सरफेस है या पृष्ठ सतह, इसको लिख देता हूं, डोर्सल सरफेस, ये वाली जो सतह ये किससे लगी होती है? ये हमारी उदर गुहा की दीवार से सटी हुई रहती है। ये क्या होती है? उदर गुहा की दीवार से लगी रहती है। ठीक है, जबकि ये अधर सतह, इसके ऊपर पेरिटोनियम की एक परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेरिटोनियम की परत। ये किससे आवृत रहती है? ये पेरिटोनियम की परत से आवृत रहती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्या बोला जाता है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं किडनी की संरचना के बारे में। ब्रक की संरचना, देखो बच्चों, ब्रक की संरचना कैसी होती है? ये किडनी है, थोड़ा डायग्राम सही से बनाएं। ये किडनी है, देखो जो ये वाली सतह, इसकी दो सतह हो गई। हमने दो सतह बोली, एक तो बोली, इसको बाहरी सतह भी बोल सकते हैं या डोर्सल, और अभी जैसा मैंने आपको बताया था पृष्ठ सतह। क्या बच्चों? पृष्ठ सतह, पृष्ठ सतह। ये कैसी होती है? कैसी लग रही है? ये अवतल लग रही है, उत्तल लग रही है? ये इस प्रकार की है तो कैसी है? ये उत्तल, कॉन्वेक्स है। कैसी है? कॉन्वेक्स, उत्तल है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब इधर की सतह देखते हैं, इसको हम आंतरिक सतह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आंतरिक सतह। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? वेंट्रल सरफेस। और क्या बोल सकते हैं? अधर सतह भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये दिखने में कैसी लग रही है? उत्तल या अवतल? बच्चों ये ऐसे है ना, ये कैसी है? अवतल, कॉनकेव। क्या है? अवतल, कॉनकेव। अब देखो जरा एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग, इस अवतल सरफेस पे ऐसा ये गड्ढा सा है, इसके मध्य में गड्ढा सा है,
इसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। अच्छा, इसका क्या काम होता है हाइलम का? इस हाइलम से मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं अंदर बाहर होती हैं। इससे क्या होती हैं? मूत्रवाहिनी, यूरेटर, रक्तवाहिनी एवं तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई रक्तवाहिनी तो होती है, एक तो क्या होती है धमनी और एक होती है सिरा। तो धमनी तो क्या करेगी? प्रवेश करेगी। धमनी तो इधर से क्या करेगी? प्रवेश करेगी, और सिरा बाहर निकलेगी। ठीक है बच्चों? और यूरेटर भी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। बात मेरी समझ में आई? नेक्स्ट थिंग देखें, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखें। ये जो किडनी है, इसके चारों ओर, एक किडनी के चारों ओर एक दृढ़ आवरण पाया जाता है। इस किडनी के चारों ओर एक दृढ़ आवरण पाया जाता है, जो किसका बना होता है? श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का। किसका बना होता है? श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का। और उसे क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल या ब्रक संपुट। रीनल कैप्सूल, ब्रक संपुट। और इसका काम क्या होता है बच्चों? ये श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है? और इसका काम क्या होता है? ब्रक को सुरक्षा प्रदान करना। ब्रकों को क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है? ये किडनी की बाह्य संरचना है। ठीक है? अब हम बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना का डायग्राम बनाएंगे और साथ ही साथ आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? देखिए, ये किडनी है। इसमें सबसे यहां से क्या निकलता है? यहां से निकल रहा है हमारा मूत्रवाहिनी। क्या निकल रही है? मूत्रवाहिनी। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यूरेटर, मूत्रवाहिनी। ये क्या हो गया हमारा? ये दबा हुआ या ये डिप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे हम? हाइलम। इस हाइलम के वाई थ्रू क्या क्या प्रवेश करता है? धमनी प्रवेश कर रही है। जो धमनी क्या कर रही है? शुद्ध रक्त को किडनी के अंदर लेके जा रही है। ठीक है? और बाहर क्या निकल रही है इससे? एक तो यूरेटर निकल रहा है, और एक क्या निकल रहा है यहां से? सिरा। ये क्या हो रही है? अशुद्ध रक्त को किडनी से बाहर लेके जा रही है। बच्चों, एक बार इनका नाम पूछ लिया गया तो देखो, किडनी है तो इसको रीनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल। तो इसको बोलते हैं हम ब्रकीय सिरा या रीनल वेन। और ये रेड वाली, ये क्या है? ब्रकीय धमनी, जिसको क्या बोलते हैं? रीनल
आर्टरी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके चारों ओर ये हमने ब्रक संपुट बना दिया है, जो हमारी किडनी को क्या प्रदान कर रहा है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट देखो, ये किडनी आंतरिक रूप से दो भागों में बटी हुई होती है। ये किडनी आंतरिक रूप से कितने भागों में बटी हुई है? दो भागों में बटी हुई है। देखो कौन कौन से भाग होते हैं वो। ये बाहर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग, इसको बोलते हैं हम रीनल कॉर्टेक्स, ब्रक बल्कुट। क्या बोलते हैं? ब्रक बल्कुट, रीनल कॉर्टेक्स। ब्रक बल्कुट, ये बाहरी भाग है, पर्दीय भाग है। कैसा भाग है ये? पर्दीय। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये कैसा भाग है बच्चों? पर्दीय, पर्दीय भाग है। दूसरा, ये रेड कलर का, डार्क रेड कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क रेड कलर का। और कैसा होता है ये? ग्रेनुलेटेड, मतलब इसमें छोटी 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 ग्रेन्यूल्स सी होती हैं, मतलब कणिका में होता है। क्या होता है? कणिका में। ये लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का। अब गहरे लाल रंग का क्या होता है, उसका भी कारण है। और कैसा होता है? कणिका में। देखो कणिका में क्यों होता है? क्योंकि नेफ्रॉन के पीसीटी डीसीटी, मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका और बौमन संपुट इसी भाग में पाए जाते हैं, इसलिए कैसा होता है? ये कणिका में। ठीक है। और गहरे लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें रक्त सप्लाई बहुत अधिक पाई जाती है ग्लोमेरुलस के कारण। ठीक है। नेक्स्ट जो आंतरिक भाग होता है, नेक्स्ट जो आंतरिक भाग होता है उसे बोलते हैं हम रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, ब्रक मध्यांश। क्या? ब्रक मध्यांश। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों ये ब्रक मध्यांश जो होता है ये शंक्वाकार के पिरामिडों के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शंक्वाकार पिरामिडों के रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो हम ये पिरामिड बनाते हैं। देखो ये शंक्वाकार पिरामिड होते हैं और ये एक किडनी में 8 से 12 होते हैं। कितने होते हैं? 8 से 12। ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम पिरामिड। और ये कितने होते हैं? 8 से 12 होते हैं। देखें बच्चों, ये पिरामिड जो होते हैं, या फिर हम ये बोलें एड्रीनल मेडुला जो होता है, ये क्या होता है? गहरे रंग का नहीं होता, ये पिंक कलर का होता है। क्या होता है? पिंक कलर का। और इसमें नेफ्रॉन का क्या पाया जाता है? लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप पाया जाता है। इसलिए कैसा दिखता है? धारीदार दिखता है। कैसा दिखता है? धारीदार। इस प्रकार धारीदार दिखता है ये। इस प्रकार ये धारीदार दिखता है। नेक्स्ट देखो, ये पिरामिड जो होते हैं, क्या ये पिरामिड का नीचे वाला भाग ऐसा कीपनुमा होता है।
क्या होता है, कीपनुमा। और ये पिरामिड एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं इस प्रकार। ये आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं। अब बच्चों देखो, ये आपस में जुड़े हैं तो कुछ ऐसे प्रवर्ध बने, प्रवर्धनुमा संरचना बनी है, इन्हें बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स। अब देखें बड़े मजे की बात क्या है, बड़े मजे की बात यह है कि ये पिरामिड भाई, ये रीनल, मेडुला या ब्रकी या मध्यांश ऐसा पिरामिडों के रूप में क्यों बन गया, इसका कारण क्या है। होता क्या है बच्चों, ये जो कॉर्टेक्स का कुछ भाग है, इस बाहरी वाला पर्दीय भाग है, इस कॉर्टेक्स का कुछ भाग है, ये क्या होता है, इस कॉर्टेक्स का कुछ भाग क्या होता है, इन पिरामिडों के रूप में, या कॉर्टेक्स का कुछ भाग मेडुला के बीच में क्या हो जाता है, ऐसे धंस जाता है, मेडुला के रूप में क्या हो जाता है, धंस जाता है। और जब मेडुला के रूप में धंस जाता है, इसलिए क्या होता है, ये आंतरिक भाग कैसा हो जाता है बच्चों, पिरामिड लाइक हो जाता है, पिरामिडों के आकार का होता है। और धंसे हुए भाग को क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, बर्टनी के स्तंभ। क्या बोलते हैं, बर्टनी के स्तंभ। अब क्वेश्चन पूछता है, बर्टनी के स्तंभ किसका भाग है, कॉर्टेक्स का या मेडुला का, बलकुट का या मध्यांश का, बलकुट का। किसका भाग है, बलकुट का। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं आगे, जिसे आपके ज्यादा क्लियर हो। ब्रक की आंतरिक संरचना। तो ब्रक की आंतरिक संरचना, ब्रक कितने भागों में डिवाइड है बच्चों, ब्रक दो भागों में डिवाइड है आंतरिक रूप से, एक पर्दीय भाग और एक मध्य भाग। पर्दीय भाग को क्या बोलते हैं, रीनल, रीनल कॉर्टेक्स। ब्रकीय वल्कुट। और मध्य भाग को क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला। ब्रकीय मध्यांश। सुनिएगा, ये वाला भाग कैसा है, पर्दीय, और ये वाला भाग कैसा है, मध्य भाग है, आंतरिक भाग है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। ये कैसा है, गहरे लाल रंग का, और ये कैसा है, हल्के लाल रंग का। कैसा है, हल्के लाल रंग का। नेक्स्ट, ये कैसा है, कणिका में, कैसा है, कणिका में। जबकि ये कैसा है, ये हल्की पट्टिकाओं के रूप में, पट्टिकाओं या पिरामिड के रूप में। पिरामिड्स के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक किडनी में कितने पिरामिड होते हैं, 8 से 12। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, ये कणिका में क्यों होता है। हालांकि ये बात आपके आगे समझ में और ज़्यादा क्लियर आएगी, पर यहाँ पे थोड़ा सा जानना जरूरी है। कणिका में क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इस किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, वृक्काणु होते हैं। उन वृक्काणुओं को के बहुत सारे भाग होते हैं, तो उन्हीं भागों की थोड़ी बात कर रहे हैं, पर आगे आपके ज़्यादा समझ में आएगा अगले लेक्चर में। यहाँ पे क्या होता है, बोमन कैप्सूल पाया जाता है, बोमन संपुट।
और क्या पाया जाता है, यहाँ पीसीटी पाया जाता है और डीसीटी पाया जाता है। इसलिए तो ये कैसा होता है, कणिका में। क्या होता है, कणिका में। ये होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका। और एक होती है, ये होती है दूरस्थ। कुंडलित नलिका। ठीक है। गहरे लाल रंग का क्यों होता है, उसका कारण सुनो। ये गहरे लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि यहां क्या पाया जाता है, रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। रक्त केशिकाओं का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, या गुच्छ पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है। ऐसी इधर देखें कि भाई ये पट्टिकाओं के रूप में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले, और एक क्या पाया जाता है, संग्राहक नलिका। हेनले का लूप एवं संग्राहक नलिका। बात मेरी क्लियर हुई। ये आगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे बिल्कुल माइंड में क्लियर होता जाएगा। ठीक है। लास्ट लाइन में जो मैंने आपको बोली थी कि इस रीनल कॉर्टेक्स का कुछ भाग ब्रकीय मध्यांश में धंसा हुआ रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, बर्टनी के स्तंभ। क्या बोलते हैं, बर्टनी के स्तंभ। तो मैं लिख देता हूं, ब्रकीय बलकुट का कुछ भाग मध्यांश में धंसा रहता है, जिसे वर्टनी के स्तंभ कहते हैं। और इन्हीं के कारण ये मध्यांश कैसा दिखता है, पिरामिड आकार का। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। एक बात सुने, एक शेर सुने, बेइंतहा इश्क कीजिए इन किताबों से, बेइंतहा इश्क कीजिए इन किताबों से, मैंने अक्सर इनके हर आशिक को मंजिल पाते हुए देखा है। थैंक यू बच्चों।